हेलो एवरीवन, राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अपनी महिला सुपरवाइजर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे ताकि आपका क्या हो, रिजल्ट बेस्ट हो, आप अच्छा उसमें कर सको। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले मैंने आपको अधिनियम पढ़ा रही हूँ, साथ में आप देख रहे होंगे कि जो भी इसमें योजनाएँ आएंगी महिला एवं बाल विकास से, वो हमने कवर किया था। इसके साथ में मैं आपको हिंदी की क्लासेस ले रही हूँ। हिंदी का हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है, एक तो आपका वर्णमाला था जिसमें स्वर और व्यंजन, वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। स्वर और व्यंजन हमारा हो चुका है। आज जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक रहता है, एक आपके सिलेबस में शब्द रचना होता है और एक शब्द भेद होता है। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को समझिए कि सिलेबस में आपके क्या लिखा होगा। तो आप अपने सिलेबस को जहाँ हिंदी का देखते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है आपका, शब्द रचना। तो शब्द रचना और शब्द भेद में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझे हिंदी में। तो नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आपको तो क्या है, शब्द भेद। ठीक है, एक आपका क्या है, शब्द रचना और दूसरा क्या है, शब्द भेद। या इसी को क्या कहा जाता है, तो शब्द प्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो शब्द रचना से हम क्या समझते हैं, जिसमें शब्दों का निर्माण हो सके, मतलब हम उसकी शब्द की रचना कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, तो उपसर्ग पढ़ा जाता है। ठीक है, उपसर्ग को पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके साथ में उपसर्ग से भी हम शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय से भी हम शब्द का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बोले तो संधि, संधि हम किस में कवर करते हैं, तो शब्द रचना के अंतर्गत। और समास, समास में भी हम किस चीज़ को कवर करते हैं, तो शब्द रचना। ठीक है, तो ये चार टॉपिक हमारे किस में आते हैं, तो शब्द रचना में आते हैं। आज जो मैं आपको कवर कराऊंगी वो शब्द भेद है, ये शब्द प्रकार है। तो शब्द भेद हम कहते किसे हैं, ये इसमें हम क्या चीज़ को पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। पहली बात कि शब्द के प्रकार की बात हो रही, मतलब शब्द कितने प्रकार से होते हैं, कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में आपका है शब्द भेद या शब्द प्रकार। अब अगर मैं आपको बोलूं कि शब्द भेद होते कितने प्रकार के हैं, तो ध्यान रखिएगा शब्द भेद कितने टाइप के होते हैं, तो आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार में सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कौन सा होता है आपका, तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, नेक्स्ट अगर दूसरा आपका बोला जाए तो किस आधार पर आपका रहेगा, तो अर्थ की दृष्टि से रहता है शब्द भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर होगा। इसके साथ में नेक्स्ट अगर हम बोले तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद होता है। ठीक है, इसी को हम स्रोत भी बोल देते हैं। यही कहीं कहीं पे आपको इतिहास भी लिख कर देता है, इस आधार पर भी हम शब्द भेद को कवर करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ, तो रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, रचना हो या फिर आपका बनावट के आधार पर शब्द भेद होते हैं। तो हिंदी में आपको याद क्या रखना है, शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। शब्द रचना ध्यान रखिएगा अलग है, शब्द भेद कितने, 4, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो शब्द भेद। अब देखिए शब्द भेद का जब हम डिवीजन करते हैं, ठीक है, क्या होता है आपका शब्द भेद। तो अभी मैं आपको क्या बोली, 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, इन 4 को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आपने लिखा आपके में वाक्य में प्रयोग के आधार पर, यानी आप वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, वाक्य के प्रयोग के आधार पर या वाक्य में प्रयोग के आधार पर। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 होते हैं। एक क्या रहता है आपका विकारी, एक आपका होता है विकारी शब्द और दूसरा क्या आता है आपका अविकारी शब्द। ठीक है, एक आपका आता है विकारी शब्द और दूसरा क्या आता है आपका अविकारी। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि विकारी शब्द हम किसे बोलते हैं। तो ये जो विकारी है ये किससे आया, तो विकार शब्द से आया। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। अर्थात क्या बोलना चाहिए कि ऐसा बोलिए विकारी शब्द में जो लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर किसी भी वाक्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, विकारी शब्द। किस आधार पर बात कर रहे हैं, तो लिंग, वचन, काल और कारक। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि राधा घूम रही है, तो आप रही है मतलब लड़की है, तो आप कह रहे होगे रही है। पर अगर मैं यही बोल दूं तो राम घूम रहा है बोलोगे, तो ये क्या है आपका, तो परिवर्तन कैसे हो रहा है, लिंग के आधार पर। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, विकारी। और अविकारी शब्द किसे बोला जाता है, जो लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, उसे क्या बोला जाएगा, अविकारी। विकारी शब्द जो होते हैं ये भी आपके 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार में सबसे पहले आता है आपका संज्ञा। ठीक है, क्या आता है, संज्ञा। सेकंड होता है आपका सर्वनाम। ठीक है, क्या आता है आपका सर्वनाम। थर्ड अगर हम लोग बोले इसी में क्या है आपका, तो क्रिया।
और फोर्थ क्या है आपका तो विशेषण। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है आपका विशेषण। ठीक, ये 4 और आपके सिलेबस में यही 4 दिया हुआ है। अविकारी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आपके सिलेबस में विकारी शब्द दिया है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होता है। ठीक है, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 में एक आप ध्यान रखिएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या है आपका तो क्रिया विशेषण। नेक्स्ट अगर हम बोले तो संबंध बोधक। नेक्स्ट क्या आता है हमारा तो संबंध बोधक। ठीक है, इसके साथ में नेक्स्ट क्या है आपका तो समुच्चय बोधक, समुच्चय। ठीक है, बोधक। और लास्ट आपका होता है विस्मय आदि बोधक, विस्मय की स्थिति होना। ठीक है, विस्मय आदि बोधक, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोधक। तो ये आपके क्या है अविकारी, आपके सिलेबस में अविकारी दिया नहीं है पर शब्द भेद के अंतर्गत है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं ये वाक्य के प्रयोग या वाक्य में प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट अगर हम दूसरा प्रकार बोले तो ये किस आधार पर था, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आपका सार्थक शब्द होता है और दूसरा निरर्थक शब्द होता है। तो इससे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में नहीं बनते और आपके सिलेबस में भी दिया नहीं है, सार्थक और निरर्थक। मान लीजिए मैं आपके पास शब्द बोलूं, जैसे लिखा है पानी, तो पानी एक अपने आप में क्या है सार्थक शब्द है, पर इसी को मैं उल्टा लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका नीपा बोल दीजिए, या आप नीपा लिखो। और इसके साथ में आप देखिए तो रोटी वोटी, डंडा वंडा, तो डंडा तो आपका क्या सार्थक है पर वंडा क्या है तो आपका निरर्थक शब्द है। रोटी वोटी, ताला वाला, तो आप समझ रहे हैं ताला आपका सार्थक है, वाला क्या है आपका निरर्थक है। ऐसे शब्दों का क्या है तो अर्थ के आधार पर विभाजन होता है। नेक्स्ट अगर हम आपको बोली उत्पत्ति के आधार पर, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसको कई बार उत्पत्ति के आधार में पूछता है, उद्गम के आधार पर पूछ लेता है, इतिहास के आधार पर पूछता है और कई बार आपको स्रोत भी लिख कर दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न हो रहा है, उद्गम मतलब भी उत्पन्न होना होता है, स्रोत मतलब कहाँ से आया है ये भी पूछ लेता है। और इसके अलावा क्या आपको बोला गया कि इतिहास बोलिए यानी पुराना है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तो 4 प्रकार के होंगे। अब 4 कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है तत्सम शब्द। सेकंड अगर मैं आपको बोलूं तो क्या है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, थर्ड क्या रहता है देशज, और फोर्थ क्या है आपका तो विदेशज। ठीक है, मतलब देसी भाषा का शब्द और विदेशी भाषा का शब्द। ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए आपके पास मैं शब्द बोल दूं औलाद, औलाद किस भाषा का शब्द है, अरबी पूछेगा, फारसी पूछ लेता है, या फिर वकील किस भाषा का शब्द है, गरीब किस भाषा का शब्द है, तो ये क्या आते हैं आपके विदेशी भाषा के शब्द है। वैसे मैं बोल दूं थाली, लोटा, चकमक बोल दीजिए आप, थाली, लोटा, खर्राटा, चकमक, तो ये सभी क्या है देसी भाषा के शब्द है, तो आपसे ये पूछ लेगा। तत्सम तद्भव में अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव मतलब क्या होते हैं हिंदी के शब्द। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले फोर्थ हमारा क्या रहता है तो रचना एवं बनावट के आधार पर। ठीक है, चाहे आप रचना बोलिए चाहे आप रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं 3 प्रकार के होंगे। एक आपका रहता क्या है तो रूढ़ शब्द, इसी को क्या बोला जाता है तो मूल शब्द। ठीक है, सेकंड अगर मैं आपको बोलूं तो ये क्या रहता है यौगिक शब्द। ठीक है, और थर्ड आपका क्या रहता है तो योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आपके सिलेबस में लिख कर दिया हुआ है तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, और इसके साथ में संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है आज, तो हम नेक्स्ट अगर बोले संज्ञा, पर फिर भी ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, पर एक बार इसको देख लो कि रूढ़ शब्द या मूल शब्द होता क्या है। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे शब्द जो मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं उसे हम क्या बोल देते हैं मूल शब्द या रूढ़ शब्द। पर यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये मूल रूप से उत्पन्न हुए हो और अगर हम इनको तोड़ते हैं, इनका खंडन करते हैं तो सार्थक अर्थ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है यहाँ पे पानी, पानी एक मूल शब्द है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, एक तो आपको प बनेगा और दूसरा नी बनेगा। अब बताइए प अपने आप में कोई अर्थ देगा क्या, नी का कोई अर्थ है क्या, नहीं है। तो मतलब ये एक मूल शब्द है, अगर हम इसका खंडन करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसे हम क्या बोल देते हैं रूढ़ शब्द या फिर मूल शब्द।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यौगिक शब्द, यौगिक मतलब ही आप समझ रहे होंगे दो शब्दों से मिला होगा। तो यौगिक शब्द की परिभाषा अगर आपको बोला जाए तो दो शब्दों से मिला हो और दोनों को अगर हम अलग कर दें, दोनों का अगर हम खंडन कर देते हैं तो दोनों क्या हो आपका सार्थक अर्थ देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं यौगिक शब्द। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो क्या एग्जाम्पल रहेगा विद्यालय, ठीक है। यौगिक शब्द का एग्जाम्पल बोला जाए तो क्या है आपका विद्यालय। अब विद्यालय देखिए इसमें संधि भी है पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है क्या, तो बिल्कुल बना है। क्या है इसमें, तो देखिए एक आपका है विद्या और नेक्स्ट क्या है आपका तो आलय, ठीक है। ध्यान रखना क्या है, एक तो आपका विद्या है और दूसरा आलय। विद्या मतलब आप समझते हैं ज्ञान और आलय मतलब कोई स्थान या जगह, मतलब ज्ञान अर्जन करने का जो स्थान होता है उसे हम क्या बोल देते हैं विद्यालय। तो दो शब्दों से बना हो, दोनों को अगर हम तोड़ दें, उनका खंडन कर दें तब भी वो सार्थक अर्थ देगा, उसे हम क्या बोल देते हैं यौगिक शब्द। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है तो योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये समझ में आया रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द मतलब दो क्या हो सकते हैं आपके तो दो मूल शब्द हो या दो रूढ़ शब्द हो। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये भी दो शब्दों से मिलकर, योग तो है दो शब्दों से मिलकर बनेंगे पर वो अपना सामान्य अर्थ ना देकर किसी विशिष्ट अर्थ को बताते हैं। क्या परिभाषा आपको बोला गया तो योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से ही मिलकर बनेंगे, अगर हम उनका खंडन करेंगे तो भी उसका सार्थक अर्थ होगा, पर वो क्या है सामान्य अर्थ ना देकर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे योग रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो एग्जाम्पल में क्या रहेगा लंबोदर, ठीक है। लंबोदर बोलिए, दशानन बोलिए, एक दंत बोलिए, ये सभी किसमें आ जाते हैं आपके तो इसी के रहेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बोलते हैं लंबोदर तो किससे बना है, लंबा और उदर से मिलकर बना है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बोलोगे आप, लंबा प्लस उदर से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि लंबा और उदर दो शब्द है, दोनों का सार्थक अर्थ है। लंबा मतलब आप समझते हैं, उदर मतलब पेट की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे बोलिए लंबोदर हम किसको बोलते हैं, किसकी संज्ञा दी जाती है, तो लंबोदर आपको ध्यान रखना है गणेश भगवान को बोला जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कोई तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है मतलब लंबोदर है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग समास में एक समास पढ़ते हो बहुव्रीहि समास, समास का नाम है बहुव्रीहि समास। समास के सारे क्लासेस मैंने लिए हैं, आप चाहो तो हमारे YouTube चैनल पर हिंदी का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको समास की क्लासेस मिल जाएंगी, समास उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी क्या आते हैं आपके तो योग रूढ़ शब्द में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द में एक चीज देखिए, किस आधार पर बात की जा रही है, ये तो उत्पत्ति के आधार पर। कितने प्रकार के शब्द हैं आपके, चार प्रकार के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है आपका तत्सम शब्द है, अर्थात ऐसे शब्द, ध्यान क्या रखना है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और सेम टू सेम जैसे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं तत्सम शब्द। क्या बोल रही हूँ आपको परिभाषा, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों किसमें प्रयोग हो रहा है हिंदी में, उसे हम क्या बोलेंगे तत्सम शब्द बोलते हैं। तो ऐसा भी कई बार हम सोच लें कि ये मूल रूप से क्या है तो संस्कृत का ही शब्द है, यही बोला जा सकता है क्या। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे आप देखे होंगे अग्नि, आपने पढ़ा है अग्नि, जबकि आपको पता है कि अग्नि को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं आग बोलते हैं। तो अग्नि किस प्रकार का शब्द है तो तत्सम का है, जैसा है वैसा ही हम हिंदी में बोल दें। इसके साथ में अगर मैं आपको बोलूं तो जल, जल आपको पता है कि किस प्रकार का शब्द है, तो जल अगर हम बोले तो ये तत्सम शब्द है, अर्थात ये संस्कृत का शब्द है। अगर यहीं पे मैं आपको बोल दूं तो हरिद्रा, ठीक है, हरिद्रा, हरिद्रा अर्थात हल्दी की बात हो रही है, ठीक है। हल्दी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं तो हरिद्रा बोल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जैसे नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं तो वर यात्रा, ठीक है, वर यात्रा अर्थात बारात की बात होती है, जब आप बारात जाती है उसको क्या बोल देते हैं वर यात्रा। तो ये आपके किस टाइप के शब्द हैं तत्सम के, जो संस्कृत के शब्द कहलाते हैं, सेम टू सेम। याद रखिएगा इसमें एक शब्द जैसा है वैसा, बस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका तद्भव के शब्द, ठीक है। कौन से शब्द की बात हो रही है तद्भव की। तद्भव मतलब आप ऐसा ध्यान रखो कि हिंदी के शब्द हैं,
ठीक है। तद्भव मतलब कैसे, ध्यान रखो आप, हिंदी के शब्द है। मतलब कहने का क्या है कि संस्कृत के शब्द परिवर्तित होके हिंदी में प्रयोग किए जाएं, उसे हम क्या बोल देंगे, तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे कि आपको सामने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है अग्नि, तो अग्नि को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आग। ठीक है। जल अगर हम बोले तो जल को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, पानी। ठीक है, पानी। हरिद्रा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हल्दी। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है आपका, वर यात्रा। वर यात्रा अर्थात बारात की बात की जा रही है। कई बार ये बारात लिखा होता है, कई बार ये बारात लिखा होता है, आपको ध्यान रखना है किस चीज की बात है। ठीक है। तो तत्सम और तद्भव से हर एग्जाम में लगभग, आप महिला सुपरवाइजर की बात करो या व्यापम या स्टेट लेवल पर भी कोई एग्जाम होते हैं, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको क्या बोली, तीसरा प्रकार हमारा क्या है, तो देशज। ठीक है, जो आपको पता है देसी भाषा का शब्द है। जैसे छत्तीसगढ़ी में ठुमरी होता है। ठीक है, क्या होता है, ठुमरी। आप सभी लोग ठुमरी जानते होंगे। ठुमरी मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से भी आएंगे। ठीक है। इसके साथ में अगर मैं आपको बोल दूं तो चकमक। ठीक है, चकमक भी हिंदी का है, थाली, लोटा। ठीक है, चिड़िया, ये सब बोल सकते हो। मुख्य रूप से अगर आप यहाँ पे देखें तो खटिया बोल दीजिए। ठीक है। फिर 4th नंबर पर आपका क्या है, तो विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशज में बहुत सारी भाषाओं को आपको पढ़ना होता है, जिसमें कि अरबी के शब्द आते हैं। ठीक है, फारसी आएंगे, पुर्तगाली आएंगे। तो इससे आपको एक लिस्ट रहे और आप उसको सिर्फ याद करो। ठीक है, जैसे गरीब पूछ लेता है, वकील पूछ लेता है, तो गरीब बोलिए, वकील बोलिए, आपके अरबी फारसी भाषा के शब्द में आ जाते हैं। तो ये किस आधार पर हमने पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ, नेक्स्ट हमारा क्या था, तो देखिए वाक्य में प्रयोग के आधार पर। ठीक है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। ठीक है, क्या बोला गया आपको, शब्द भेद कितने प्रकार के थे, तो 2, जिसमें आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपको विकारी शब्द कवर करना है। विकारी शब्द में सबसे पहले आपका है संज्ञा। ठीक है, तो आज हम लोग संज्ञा पे डिस्कस कर लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है, किसे बोलते हैं। अर्थात आप लोग सभी लोग जानते हो नाउन बोला जाए तो ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले को हम क्या बोल देते हैं, या व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है, तो संज्ञा कहा जाता है। सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। जब हम सभी स्कूल में पढ़े हैं तो हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनता, तो आज हम लोग वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संज्ञा का आपका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या है शाब्दिक अर्थ संज्ञा का, तो ध्यान रखिएगा। संज्ञा को अगर हम बोले तो नाम, क्या होगा शाब्दिक अर्थ, तो नाम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपने परिभाषा में ही देखा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नाम। नेक्स्ट अगर हम बोले कि संज्ञा होती कितने प्रकार की है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपकी, तो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संज्ञा, 5 प्रकार का। अब आपको ये ध्यान रखना है ये 5 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा प्रकार है आपका, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगर हम बोले तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। फिर थर्ड अगर आपको बोला जाए तो आप देखे होंगे समूहवाचक, या जिसको समुदायवाचक भी बोलते हो कि समुदायवाचक होता है, उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम 4th की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। किसकी संज्ञा होती है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट अगर आप बोलोगे 5th में इन सब से जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इनमें डिफरेंस आपको समझ में आ जाए तो आपकी संज्ञा से क्वेश्चंस पूरे बन जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब आप समझिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में हम इसी में कंफ्यूज होते हैं कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाएगा और किसी जातिवाचक संज्ञा बोला जाएगा। तो व्यक्तिवाचक में ध्यान रखना, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को विशेष बोला गया है। विशेष यानी विशिष्ट, ध्यान रखिएगा। कोई भी विशेष नाम हो उसे हम क्या बोल देंगे, व्यक्ति, किसी भी विशिष्ट का। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, मैं बोलूँ राम, तो अगर मैंने राम बोला तो आपके माइंड में क्या क्लिक किया, कौन से राम होंगे, तो आपने देखा होगा रामायण वाले राम की बात हो रही है, मतलब पुरुषोत्तम राम की बात हो रही है। आपने तुरंत क्लिक किया, विशिष्ट है, उनके जैसा क्या कोई दूसरा है, नहीं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ हिमालय, तो
मैंने हिमालय बोला, आपके माइंड में क्या क्लिक किया? हिमालय जो आपको फेमस है। फिर उसके बाद मैं बोलूँ गंगा, ठीक है, तो गंगा भी आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है। वैसे मैं आपको क्या बोलूँ? रामायण, तो रामायण आपको पता है एक प्रकार का महाकाव्य है पर विशिष्ट है, तो रामायण नाम है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोलूँ मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं किस कोचिंग से क्लास ले रही हूँ? राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड से। तो अगर मैं सिर्फ कोचिंग बोलूँ तो कोचिंग किस में आ जाएगा? जातिवाचक में, पर इसका एक विशिष्ट नाम है, तो नाम है मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है। ऐसा आप याद कर सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम हो, विशिष्ट वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशिष्ट नाम आप देखिएगा, नाम में देखो जैसे राम है, हिमालय है, गंगा है, रामायण है और राधा है, तो आपको विशिष्ट नाम लग रहा है क्या? अगर मैं राम बोलूंगी तो आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा हिमालय, गंगा, रामायण और राधा। पर अगर मैं यही बोल दूं जातिवाचक, तो संपूर्ण जाति का बोध कराए। किस टाइप की जाति हो? तो देखो राम क्या है? एक प्रकार का लड़का है, तो जितने लड़के हैं उनकी बात हो रही होगी, मतलब राम की क्वालिटीज हम लड़के को बता रहे हैं। हिमालय, हिमालय एक प्रकार का क्या है? तो पर्वत है। मैं अगर आपको बोलूंगी पर्वत, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा क्या? कौन सा पर्वत? तो अगर सिर्फ पर्वत बोलेंगे तो जातिवाचक है, और अगर मैं बोल दूं हिमालय पर्वत, तो आपका सीधा माइंड कहाँ फोकस करेगा? हिमालय पर्वत पर। वैसे ही मैं बोलूँ नदी, तो आप कौन सी नदी की मैं बात कर रही हूँ? आप पूछोगे कौन सी नदी मैडम, तो मैं आपको बोलूंगी गंगा नदी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ महाकाव्य, तो किस महाकाव्य हम लोग दो पढ़ते हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण, ठीक है। और राधा कौन है? तो एक लड़की है। तो ध्यान रखिएगा जातिवाचक में क्या होता है? लड़का, लड़की, पर्वत, ठीक है। समूह की बात हो मतलब ग्रुप की बात हो रही है, तो इसी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से समझ में आता है आपको। समूहवाचक या ग्रुप की बात हो रही है तो सभा बोलूंगी, तो आप अगर मैं बोलूँ सभा का आयोजन हो रहा है, तो आप सोचोगे क्या कोई एक सिंगल आएगा? सभा मतलब लोग होंगे, तो ग्रुप की बात हो रही। कक्षा बोलूँ यानी क्लास की बात हो रही, ग्रुप होगा। वैसे ही झुंड बोलूँ बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। और गिरोह, चोरों का गिरोह होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं द्रव्यवाचक की बात करूँ, तो द्रव्यवाचक में ध्यान रखिए ठोस, द्रव, गैस बोल दीजिए, या धातु, अधातु आपके आते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी लिक्विड फॉर्म है वो आएंगे। अगर मैं गैसीय अवस्था की बात करूं वो भी आ जाएंगे। सोना, चांदी, लोहा ये भी बोलूं धातु भी आता है और अधातु भी आता है। तो पानी, घी, सोना, कोयला ये सभी चीजें आएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए पूछेगा क्रोध, ठीक है, प्रेम, घृणा, तो अब इसको भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचाने? तो भाव मतलब ये याद रखो फेस पर आपको वो दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप बोलोगे, मैं बोलूँ क्रोध, तो आप क्या समझेंगे? क्रोध मतलब उसके फेस पर इफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई आपसे क्रोध में है आपके प्रति, तो आप उसके फेस को देखकर बता पाओगे क्या कि हाँ क्रोध में है। कोई अगर आपसे घृणा करता है तो आप उसके फेस को देखकर बता सकते हैं क्या कि घृणा है। अगर मैं उसको बोलूँ कि प्रसन्न यानी प्रेम है अगर किसी का, तो प्रेम के प्रति भी आप देखोगे कि वो दिखेगा आपको। तो जो फेस में समझ में आ जाए, जो फीलिंग हो जाए, जिसका एहसास होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मैं बोलूँ बुढ़ापा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा बुढ़ापा मतलब कोई बूढ़ा सा व्यक्ति होगा, ठीक है। मैं अगर बोल दूँ युवा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ कोई जवान बच्चे की या उसकी बात कर रहे हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को समझ सकते हैं, वो किस में आता है? आपका भाववाचक संज्ञा में। जैसे कि प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, क्रोध हो गया, इसी तरीके से बुढ़ापा बोलिए, ठीक है, युवा बोलिए, ये सभी क्या आते हैं? तो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछूं अगर कि देखिए आप लोग जानते हो, मैं बोलूँ कि दशहरा यानी विजयादशमी बोलिए या फिर दीपावली बोलिए, तो दीपावली में कौन सी संज्ञा है? आप बताओ कि दीपावली में कौन सी संज्ञा हो सकती है? तो दीपावली क्या हर साल हम मनाते हैं, पर हमेशा मनाते हैं क्या? आज मना लेंगे, कल भी मना लेंगे, ऐसा तो है नहीं किसी विशेष, और दीपावली के जैसा कोई दूसरा नहीं। तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और किस प्रकार का है? तो आप क्या बोल दोगे कि दीपावली एक प्रकार का क्या है? पर्व है। तो पर्व किस में आएगा? तो ध्यान रखिएगा जातिवाचक में, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? वैसे मैं आपको बोली विजयादशमी, तो विजयादशमी में कौन सी संज्ञा होगी वो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दीपावली का तो बता ही दिया है। विजयादशमी बोलिए या दशहरे पर कौन सा वो होगा आपका संज्ञा, ये आप आंसर दोगे, कमेंट करके बताओगे कि इसमें कौन सा होगा, या तो
जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा। अब आप बताएंगे कि विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, समूह और द्रव्य की इनके बारे में आपने देख लिया है। तो संज्ञा से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आप बना सकते हो। अगर मैं बोलूँ, वैसे आपको मैं बोलती हूँ रेगिस्तान, रेगिस्तान में कौन सी संज्ञा है आप बताइए। ठीक है, रेगिस्तान में कौन सी संज्ञा है? तो रेगिस्तान क्या है आपका, एक जाति है कि व्यक्ति है? पर अगर मैं बोल दूँ थार रेगिस्तान, तो आप बताइए इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो नाम आप समझ गए होंगे, अगर इनमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो डिफरेंस को, तो आप बता दोगे कि रेगिस्तान में कौन सी संज्ञा है और थार रेगिस्तान में कौन सी है। तो आप इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो संज्ञा में कोई और समस्या हो, कम से कम आप इसको बार बार रिवाइज करें, इतना आप पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ, नेक्स्ट आपके सिलेबस में जैसे मैंने आपको बोला सर्वनाम, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या आता है आपका, तो सर्वनाम। सर्वनाम आप स्कूल में कैसे पढ़े होंगे, जिसको आप बोलो कि देखिए संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले को हम क्या बोल देते हैं, तो सर्वनाम बोलते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाए उसे क्या बोला जाएगा, सर्वनाम। जैसे कि देखिए राम किताब पढ़ता है, क्या एग्जाम्पल है, राम किताब पढ़ता है। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है, किताब। अब यहाँ पे बताओ राम क्या है, तो अगर आप बोलोगे तो राम में क्या चीज आपका दिया हुआ है, तो राम एक संज्ञा है। ठीक है, राम क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। और क्या कर रहा है, पढ़ना, यानी पढ़ता है, तो पढ़ता एक प्रकार से क्रिया है। और क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, तो ये आपका क्या है, कर्म है। ठीक है, तो अभी मैं जो सर्वनाम की परिभाषा बोल रही हूँ वो क्या होगी, तो देखिए राम के स्थान पर, मतलब संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले को सर्वनाम बोलते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, कि वह किताब पढ़ता है, बोला जा सकता है क्या, वह किताब पढ़ता है। तो देखिए संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले को हम सर्वनाम बोलते हैं, और सर्वनाम एक प्रकार का क्या है आपका, तो वह एक प्रकार का क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, पर मैं यहीं पे सेंटेंस बोलूं, राम किताब पढ़ता है, राम सोता है, राम उठता है, राम खाता है, राम बैठता है, तो बार बार राम बोलना पड़ रहा है। तो अब मैं वहाँ पे ऐसा बोल सकती हूँ क्या, कि राम किताब पढ़ता है, वह खाता है, वह सोता है, वह पढ़ता है, वह जाता है। तो इससे क्या हो रहा है आप समझ रहे होगे, बार बार राम ना बोलने की जगह पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, वह खाता है, वह जाता है, वह सोता है। तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं, बार बार संज्ञा ना बोले, वहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग करें, तो क्या परिभाषा बन सकती है, कि सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति अर्थात संज्ञा के रिपीटेशन को भी रोकने का काम करता है। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अब अगर हिंदी में बोला जाए तो सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, तो सर्वनाम ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं आपके, तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कई बार तो सिर्फ नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सबसे पहला सर्वनाम अगर हम देखें, तो नेक्स्ट सबसे फर्स्ट अगर बोलूँ मैं आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो मध्यम पुरुष, ठीक है। और नेक्स्ट आपका होता है थर्ड तो अन्य पुरुष, ठीक है। कौन कौन से पुरुष होते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है आपका, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराएं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो अनिश्चित हो, ठीक है, नाम से हमें समझ में आता है। फिर अगर मैं आपको बोलूँ फोर्थ नंबर पर, तो ध्यान रखिएगा संबंध बोधक बोलिए या संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिफ्थ अगर मैं आपको बोलूँ यहीं पे, तो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अगर सिक्स बोला जाए तो ये क्या रहता है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 6 प्रकार का होगा। सर्वनाम की परिभाषा आप सभी जानते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसे सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष दोनों संज्ञाओं के लिए प्रयोग हो, स्त्री जाति के लिए और पुरुष जाति के लिए दोनों संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या इनकी
परिभाषाओं से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल नहीं आता है। आपको ये याद रखना होगा कि उत्तम पुरुष में क्या चीजें आती हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? आपका मैं और हम का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में अर्थात मैं, और जो मैं बहुवचन का प्रयोग करूंगी वो क्या हो जाएगा? हम। तो ध्यान रखना क्या है कि उत्तम पुरुष में मैं और हम का, मैं खाती हूँ, हम जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तो जो सामने हमारे है, हमारे सामने हम जिससे बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? तो मध्यम पुरुष में तुम, तू और आप, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा अन्य पुरुष में होता है। अन्य पुरुष में क्या होते हैं? तो वह, यह, ये, वे, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं आपके अन्य पुरुष में। अब इनको हम समझ लें तो मान लीजिए मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मैं आपको क्लास ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गई? मैं और हम का प्रयोग करूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो गई। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आप, तो आप लोग क्या हो? यहाँ पे मध्यम पुरुष हो। और मैं और आप मिलकर किसी और के बारे में बात करते हैं, वो क्या हो जाता है? आपका अन्य पुरुष। एकदम सिंपल तरीके से चीज़ों को समझिए कि जब दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं तो जो बोलेगी वो कौन है? उत्तम पुरुष। जो उसको सामने सुनेगा वो कौन है? तो मध्यम पुरुष। और जो वो दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे उसे हम क्या बोल देंगे? अन्य पुरुष बोलते हैं। इतना आप दिमाग में बैठा लो और इसे याद कर लो, ठीक है। वह ऐसी, यह ऐसा, ऐसा हम बोलते हैं। वह पढ़ रही है, वह सो रही है, तो हमारे सामने नहीं है तभी तो हम बोलेंगे, ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय से ही समझ में आएगा कि ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होता है? यह का और वह का, ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल बोलूं कि निश्चय, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अन्य पुरुष में भी यह वह है और निश्चयवाचक में भी है। तो यह पढ़ती है, वह पढ़ती है, एक कंफर्म है ना, हम देख रहे हैं। तो यहाँ भी अन्य पुरुष मतलब तीसरा पार्टी तो है, तीसरा पर्सन तो है, पर निश्चित ही है ना, इसलिए दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। निश्चयवाचक पूछेगा या तो फिर पुरुष का अन्यवाचक पूछ लेगा। अब निश्चय में मैं बोलूँ यह मेरा पेन है, मेरे पास आप देख रहे होगे, यह किसका है? तो मेरा है। मेरा है मतलब कंफर्म होना ये मेरा है। आप जिससे अभी वीडियोस देखकर लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो मैं बोलूँ वह आपका पेन है, मतलब जो आपके पास है वो आपका है, ये कंफर्म होना, ठीक है। मेरे पास जो है वो मेरा है, आपके पास दिखाई दे रहा है तो आपका है। तो आप बता सकते हो क्या कि हाँ ये कंफर्म है, यह मेरा पेन है क्योंकि मैं इससे लिख रही हूँ। आप अपने पेन से लिखते हो तो वो आपका पेन है। तो अब यहाँ पे बताइए, यह वह तो निश्चित है, पर मैं बोल रही हूँ यह मेरा है, मतलब मेरे पास है। तो यह किसके लिए प्रयोग होता है? हमेशा समीपवर्ती, पास की चीजों के लिए प्रयोग होता है। समीप के लिए आपका क्या प्रयोग करोगे? यह। मेरे से, आपका पेन आपके पास है, मतलब मेरे से तो दूर है, तो मैं क्या बोलूंगी? वह आपका पेन है। तो वह दूर है, मतलब ये किसके लिए प्रयोग होता है? दूर। तो वह किसके लिए प्रयोग होगा? दूर वाली चीजों के लिए प्रयोग होता है, पर कंफर्म होना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेता है कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछता है। यह कौन सा सर्वनाम है, या फिर एक सेंटेंस दे देगा, यह मेरी पेन है, यह में कौन सा सर्वनाम है, आप बता दो। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चितता का बोध कराएं उसे हम क्या बोल देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? तो कोई और कुछ। क्या आता है? तो कोई और कुछ। ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? तो कोई और कुछ। कोई मतलब जैसे मैं बोलूँ कोई आ रहा है, तो कंफर्म है क्या? कौन आ रहा है? कोई आ रहा है, ठीक है। और क्या बोलूँ? कुछ पड़ गया है या कुछ गिर गया है, मतलब समझ रहे हैं, कोई आ रहा है मतलब कोई इंसान, व्यक्ति यानी प्राणीवाचक हो सकता है, और कुछ गिर गया है मतलब कोई निर्जीव होगा। तो ध्यान क्या रखना है, कोई किसके लिए प्रयोग होता है? तो प्राणीवाचक अर्थात जीवित चीजों के लिए प्रयोग हो जाता है, और कुछ किसके लिए प्रयोग होता है? तो अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अप्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? इस चीज को आप ध्यान रखिए, प्राणीवाचक और आपका अप्राणीवाचक। अब अगर मैं आपको बोलूँ संबंधवाचक, तो संबंध में अर्थात रिलेशन बताएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको? संबंध में तो जो और सो। क्या आता है? तो जो सो। जैसे मैं आपको बोलूँ जो सोवत है सो खोवत है,
मतलब जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका संबंधवाचक है, संबंध का बोध कराने वाला। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं तो निजवाचक, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और निजवाचक मतलब ऐसे समझिए कि जो भी बोलने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो बोल रहा है, मतलब उसको क्या बोलेगा, अपनी पर्सनल एकदम निजी, मैं खुद कर लूँगी, मैं स्वयं चली जाऊँगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग है, मैं अपने आप कर लूँगी। तो यहाँ पे क्या होता है, निजवाचक का प्रयोग होता है। जैसे कि क्या आता है यहाँ प्रयोग करते हैं तो अपने आप एक साथ आ जाता है, ठीक है। वैसे मैं बोलूँ स्वयं, ये भी प्रयोग होता है। फिर खुद, ये भी आपका आ जाता है। स्वतः भी प्रयोग होता है। तो आप ऐसी चीज़ों को ध्यान रख सकते हो कि क्या होता है आपका, तो ठीक है, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, निजवाचक, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं आपको सेंटेंस बोली, अपने आप आपको दिखा कि मैं खुद चली जाऊंगी, सेल्फ कर लूंगी अपना काम, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछे जाए जिनका प्रयोग हो, तो इसमें क्या आता है, तो कौन और क्या, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, कौन और क्या। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, कौन आया है, क्या लाया है, कौन आया है और क्या लाया है। तो देखिए कौन किसके लिए हो रहा है, किसी व्यक्ति यानी प्राणी के लिए ही होगा, और क्या लाया है मतलब किसी वस्तु होगी यानी अप्राणीवाचक है। तो आपसे एग्जाम में यही चीजें पूछ लेता है, कौन आया है, क्या लाया है। तो आप एक एग्जाम्पल भी देख लिए। सर्वनाम पे अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वनाम की अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि संख्या कितनी है, तो संख्या आपको क्या टिक करना पड़ेगा, 11 सर्वनाम होते हैं। प्रकार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, पर अगर संख्या पूछ ले तो 11 होते हैं। अब देख लेते हैं 11 क्या है। एक तो आपका मैं, अब देखिए मैं, वन, हम क्या है, तो इसका बहुवचन है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एक आप कर सकते हो तुम, यानी मध्यम पुरुष। आप अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो वहाँ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे मैं अगर बोल दूँ कि ये सेकंड, आप क्या रहेगा, थर्ड, ठीक है। यह वह यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। वह क्या है आपका 5, 6, 7, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूँ जो सो एक साथ लिया जाता है तो 8, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये 9, 10। अब यहाँ क्या बचा आपका, एक जो बचा है उसमें से आप स्वयं ले लो, खुद को ले लो, स्वतः ले लो, तो आपका क्या बन जाएगा 11। तो आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि संख्या कितनी होती है सर्वनाम की, तो 11 होती है। प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। बार बार आप इसको देखना और याद करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।